इंडिया में इस समय सिर्फ गर्मी नहीं पड़ रही है, बल्कि उसके साथ साथ हमको एक सीवियर हीट वेव भी देखने को मिलती है, जिस हीट वेव की वजह से आपको गर्मी और भी ज़्यादा महसूस होगी। हीट वेव की वजह से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं हाई एनर्जी डिमांड का। जो एनर्जी डिमांड हमको जून में देखने को मिलती थी या फिर मई में देखने को मिलती थी, वो एनर्जी डिमांड इस समय अप्रैल में ही आ गई है। इतनी हाई एनर्जी डिमांड हमको पूरे देश में देखने को मिल रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हीट वेव का इम्पैक्ट हेल्थ पर भी पड़ता है, सिटीज़ पर अलग तरीके से पड़ता है, वाटर पर पड़ता है, एग्रीकल्चर पर पड़ता है। हर तरह से हीट वेव जो है बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट वेव के बारे में, किस तरह से हीट वेव बाकी चीज़ों पर इम्पैक्ट डालती है, हीट वेव आखिरकार होती क्या है, अर्बन एरियाज़ में क्या हीट वेव के हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ग्लोबली किस तरह से हीट वेव को मैनेज किया जाता है, इंडिया इस समय हीट वेव को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है, क्या प्रिकॉशंस हमको इंडिविजुअल लेवल पर लेने चाहिए हीट वेव से बचने के लिए। इन सभी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हीट वेव के बारे में। तो देखिए, जब भी इंटेंस तरीके से लंबे समय तक और फ्रिक्वेंटली हमको हाई टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से हीट वेव भी उस एरिया में आती है। इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आता है, तो हेल्थ में आप देखेंगे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कुछ केसेस में वनरेबल सेक्शन, जो ओल्ड एज हैं, पहले से बीमार हैं, चिल्ड्रन है, वुमेन है, जो लोग होमलेस होते हैं, उनकी जान भी चली जाती है। फिर एग्रीकल्चर पर आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट, क्रॉप डैमेज होता है और यील्ड ड्रॉप यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, उपज जो है ज़मीन की वो भी कम हो जाती है हीट वेव की वजह से। एनर्जी डिमांड, जैसा मैंने बताया, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड इस समय हमको देखने को मिल रही है, जिसके साथ साथ पावर कट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे उस एनर्जी डिमांड को तो पावर कट, लाइट भी आपके यहाँ भी जाएगी। फिर सीवियर वाटर शॉर्टेज हमको देखने को मिलती है, लेक्स, पॉन्ड्स जो हैं, रिवर्स जो हैं, वो सूखने लगती हैं, ग्राउंड वाटर लेवल भी डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से हमको वाटर शॉर्टेज देखने को मिलती है। फिर अर्बन सिटीज़ में हमको अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये इम्पैक्ट है किसका, हीट वेव का। अब आती है बात कि हीट वेव को हम किस तरह से डिफाइन करें। आइए इसको समझ लेते हैं। जब भी किसी सिटी में आप 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर देखें, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको हीट वेव देखने को मिलेगी। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि 40 डिग्री का टेम्परेचर है नॉर्मली, मगर उससे ऊपर हमको 4 से 5 डिग्री, जैसे कि अप्रैल का एवरेज टेम्परेचर जो भी चलता है, उससे अगर 4-5 डिग्री ऊपर का टेम्परेचर है उस एवरेज से, तो वहाँ पर हमको हीट वेव देखने को मिलेगी, वहाँ पर हमको हीट वेव देखने को मिलेगी। और यही टेम्परेचर अगर 6 से 7 डिग्री ऊपर चला जाए, तो वहाँ पर हमको सीवियर हीट वेव देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर हमको सीवियर हीट वेव देखने को मिलेगी। ये पूरा क्राइटेरिया प्लेन जमीनी इलाकों के लिए है। हिली एरियाज़ के लिए हमने 30 डिग्री टेम्परेचर लिया होता है। 30 से अगर 4-5 डिग्री ऊपर टेम्परेचर है एवरेज से, तो वहाँ पर हीट वेव है, और अगर वहाँ पे 6 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चला गया एवरेज से, तो सीवियर हीट वेव है। हिल एरिया में 30 डिग्री टेम्परेचर और जमीनी इलाकों में, प्लेन्स में 40 डिग्री टेम्परेचर। मगर अगर किसी भी एरिया में एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही अगर 47 डिग्री से ऊपर चला गया, तो वहाँ पर हीट वेव, सीवियर हीट वेव घोषित कर दी जाती है। एवरेज से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली अगर टेम्परेचर आ गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हीट वेव घोषित कर दी जाती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिस बेसिस पर हीट वेव को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब समझते हैं अर्बन हीट आइलैंड क्या होते हैं। अब आपने देखा होगा शहरों में एक अलग चीज़ होती है। शहर में क्या होता है, ऑब्वियसली वहाँ पर ट्री प्लांटेशन कम है, ट्रीज कम है, ग्रीन एरियाज कम है, ग्रीन एरियाज कम है। जो प्लेस है, जो बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पर प्लेस क्या है, कंजेस्टेड है, स्पेस भी कम है, स्पेस की भी यहाँ पर कमी है। ऊपर से एमिशन ट्रैफिक की वजह से और एसीज की वजह से भी एमिशंस काफ़ी होता है, जो दोनों हीट को बढ़ाते हैं। फिर साथ साथ हम देखते हैं कि जो कंक्रीट है, एसफाल्ट है, डेंस कंस्ट्रक्शन है, व्हीकल्स, एसी के एमिशंस है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, हीट को और बढ़ा रहे हैं। हीट को क्या कर रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा था, इन सब चीज़ों की वजह से टेम्परेचर और बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, नाइट के समय, रात के समय जो टेम्परेचर डाउन आना चाहिए था, वो टेम्परेचर डाउन उतना आता ही नहीं है, और एक ब्लैंकेट सी बन जाती है पूरे शहर के आसपास। काहे की ब्लैंकेट, हीट ब्लैंकेट, क्योंकि हीट इतनी आ गई है कि हीट ऊपर ही नहीं जा पा रही है। हीट ट्रैप बेसिकली हो गया है, हीट ट्रैप, इसको हीट डोम भी बोलते हैं कुछ लोग। हीट पूरी यहाँ पर ट्रैप हो जाती है इन सब जो मटेरियल्स हैं इनके अंदर, और हीट जो है बाहर नहीं जा पा रही, गर्मी बाहर ही नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमेशा अबव एवरेज ही रहता है। और अर्बन, इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, अर्बन हीट आइलैंड बोला गया। उसके उलट अगर हम देखें, जहाँ पर ग्रीन एरियाज हैं, ओपन स्पेसेस हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है, और नाइट के समय और ज़्यादा कम आ जाता है।
तो इस तरह से वहाँ पर हीट का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इस तरह से वहाँ पर हीट का इम्पैक्ट कम पड़ता है। ये इम्पैक्ट हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिल रहा है, खासकर ऐसे शहर जो काफ़ी कंजेस्टेड हैं, जहाँ पर ग्रीन स्पेसेस बहुत कम है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आप ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इम्पैक्ट आप सबसे पहले एनर्जी, जैसे इस साल क्या हुआ, अप्रैल में ही सबसे हाई डिमांड आ गई पावर की, एनर्जी सप्लाई की। अब इंडिया के पास ट्रेडिशनली अगर हम समझें तो 525 गीगावाट की कैपेसिटी है। अगर हम फुल कैपेसिटी की बात करें तो उतनी कैपेसिटी है, मगर पीक डिमांड कितनी आई अभी, 250 के ऊपर थोड़ी डिमांड आई है। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, 525 तो है, 250 तो हम फुलफिल कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको आप ध्यान से देखो, इसमें से 55% थर्मल है ना, यानी कि लगभग 250 तो थर्मल ही है, बाकी हाइड्रो है। यहाँ पर फिर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को मिलाकर 31% है, और 2% के आसपास न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी है। एक साथ इतनी एनर्जी हमारे पास हमेशा होती नहीं है, इसको मैनेज किया जाता है ना, एक साथ इतनी होती नहीं है, क्योंकि कुछ तो हाइड्रो पावर प्लांट है, वाटर अवेलेबिलिटी का इशू होता है वहाँ पर। विंड है तो विंड चलेगी तो ही विंड एनर्जी काम करेगी, सोलर के लिए प्लांट उस तरह से जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए वहाँ पर बैटरीज है कि नहीं, और किस इलाके में कितनी डिमांड उस पर डिपेंड करता है। तो टोटल कैपेसिटी है और वो डिमांड वाली है, किस इलाके में कितनी डिमांड आ रही है, वहाँ पर हम पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, ग्रिड मैनेजमेंट, आपने सुना होगा, ग्रिड मैनेजमेंट चाहिए। अब तमिलनाडु में हवा चल रही है, विंड एनर्जी जनरेट हो रही है, तो वो दिल्ली में कैसे पहुँचाएं, उसके लिए हमको ग्रिड मैनेजमेंट चाहिए रहता है। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली चाहिए होती है, मैंने आपको एग्जांपल से बताया। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि डिमांड इतनी ज़्यादा आ जाती है अचानक से, पीक आवर्स जो होते हैं, जब एकदम डिमांड पीक करती है आफ्टरनून के समय, है ना, 12 से 4 वाला जो टाइम रहता है, 10 से 4 वाला जो टाइम रहता है, उस समय पीक डिमांड होती है। तो उस समय उस डिमांड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लोड पड़ता है ट्रांसफॉर्मर्स पर, पावर मैनेजमेंट का जो इशू है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पावर कट्स आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में भी अभी पावर कट्स की समस्या आ रही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चीज़ हमको पहले जून में या फिर मई में देखने को मिलती थी, वो चीज़ अब क्या हो गया, अप्रैल में देखने को मिल रही है। ये भी एक कंसर्न है यहाँ पर। ठीक है, हीट वेव की वजह से। अब समझते हैं और क्या चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं इसकी वजह से। एक तो होता है कि ऐसे मौसम में या फिर ऐसे समय पे काम भी ज़्यादा नहीं कर सकते हम, तो आपको देखने को मिलेगा कि लेबर के पास वर्क अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। कंस्ट्रक्शंस के जो काम है, इंफ्रा के जो काम है, वो इम्पैक्ट करते हैं इसकी वजह से। ठीक है, और जो एक लंबी समस्या हम देख रहे हैं कि एक समस्या आती है, वो है वाटर मैनेजमेंट की भी, वाटर मैनेजमेंट की भी ये समस्या हमको देखने को मिलती है। फिर मैंने जैसे बताया कि ग्रिड, पावर ग्रिड पे प्रेशर आता है, साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कि एनर्जी सप्लाई करने के लिए सबसे मैक्सिमम प्रेशर पड़ जाता है थर्मल वाले सेक्टर पे। वो थोड़ा रिलायबल सेक्टर होता है, थर्मल सेक्टर एनर्जी का रिलायबल है। तो होता क्या है, इससे कोल का यूसेज बढ़ता है। अब कोल अपने आप में एमिशंस और कार्बन एमिशंस बढ़ाता है, जिसकी वजह से और हीट वेव बढ़ती है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं फीडबैक लूप बन जाती है, जिससे और ज़्यादा हीट बढ़ती ही है, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कोयला चाहिए, और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेबर और हेल्थ कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी, हाई इवेपोरेशन होगा, एक बड़ी पॉपुलेशन एक्सपोज हो जाएगी हीट को लेकर, और अर्बन हीट आइलैंड वाला कॉन्सेप्ट दूसरे शहरों तक भी धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हीट वेव का मायाजाल पूरे तरीके से फैलना चालू होता है ना, एक लूप बन जाती है, जिसके बाद ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब आती है बात कि ग्लोबली इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो जिन एरियाज़ में इंटरनेशनली हम बात करें, ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर हीट वेव आती है, इंडिया यूनिक नहीं है, गर्मी हर जगह पड़ती है, क्लाइमेट चेंज हर जगह हो रहा है, तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं इसको, कुछ बेस्ट एग्जांपल समझते हैं। लॉस एंजलिस में कूल रूफ ये मैंडेटरी कर दिए, क्योंकि वैसे भी डेजर्ट वाला इलाका है, वैसे भी डेजर्ट इलाका है, ड्राई एरिया होता है ये, यहाँ पर कूल रूफ मैंडेटरी है। आपको अपने छत पे इस तरह से वाइट मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, जिससे हीट ट्रैप ना हो, हीट रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो कूल रूफ, एसी का यूज़ भी इससे कम हो जाता है, नाइट टेम्परेचर कम आता है। बार्सिलोना में अर्बन प्लानिंग इस तरह से की जाती है कि स्पेसेस छोड़े जाते हैं ग्रीन एरियाज़ के, ग्रीन बेल्ट्स आपने सुने होंगे, ग्रीन बेल्ट्स के स्पेस अलग होते हैं। यहाँ पर पहले रेसिडेंसी कहाँ होगी, लोग रहेंगे कहाँ, ऑफिस कहाँ होंगे, इंडस्ट्री कहाँ होगी, उनके बीच में गैप कितना होगा, उस गैप में कितनी ग्रीनरी होगी, है ना, पार्क कितने होंगे रेसिडेंशियल इलाके में, ये सब प्लानिंग पहले से ही की जाती है। बार्सिलोना की बात करें, पेरिस में भी इस तरह से हीट एक्शन प्लान लागू किया गया। दुबई की आप एग्जांपल लें तो दुबई एनर्जी एफिशिएंसी में बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, किस तरह से पीक आवर्स पे एनर्जी को मेंटेन किया जाए, तो वो दुबई में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिंगापुर में भी अर्बन ग्रीनरी पर फोकस किया गया
हीट से बचने के लिए। तो अर्बन मैनेजमेंट या टाउन प्लानिंग सबसे अहम हो जाती है इन इलाकों में जब हम हीट वेव की बात करते हैं। इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया में हम देखते हैं सबसे पहले अहमदाबाद में पहली बार हीट एक्शन प्लान की बात की गई, और रिसेंटली हम देखते हैं एक दिन पहले ही दिल्ली में हीट एक्शन प्लान 2026 लॉन्च किया गया है। इस प्लान में क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पहले तो लोगों को चेतावनी दी जाएगी, जागरूक किया जाएगा उनको। कूल रूफ्स बनाने की बात की गई है। पब्लिक अवेयरनेस, किस तरह से आप आपको बचा सकते हैं अपने आप को हीट से, उसके बारे में बात की गई है। और कूलिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे हॉस्पिटल्स में और बाकी जगहों पे भी। कूलिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, डिहाइड्रेशन को लेकर, हीट स्ट्रोक को लेकर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। ORS की फैसिलिटी वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी, ग्लूकोज की फैसिलिटी तुरंत मुहैया कराई जाएगी। छोटे छोटे इलाकों में बनाए जाएंगे ऐसे कूलिंग सेंटर्स। तो ये हमको देखने को मिल रहा है अभी दिल्ली और उससे पहले अहमदाबाद में देखने को मिला। इसके अलावा नेशनल लेवल पर कोई पॉलिसी अभी हमको देखने को नहीं मिलती है। और अर्बन प्लानिंग में हीट वेव्स को लेकर या फिर हीट को किस तरह से मैनेज किया जाएगा उसको लेकर ये प्लानिंग देखने को नहीं मिलती है। तो इंडिया का रिस्पॉन्स हम बोल सकते हैं इस फील्ड में लैकिंग है। यहाँ पर फिलहाल गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम पर भी पुश कर रही है, मगर डायरेक्टली हीट वेव को लेकर कोई भी पॉलिसी हमको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं उस बात को समझें। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट हाइड्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, धूप में जाना अवॉइड करें, खासकर 12 से लेकर 4 का जो समय होता है दिन में, उस समय बाहर ना जाएं जब तक ज़रूरत ना हो, इमरजेंसी ना हो। लाइट कलर के कपड़े पहने, बेसिक चीज़ें हैं। कर्टेंस का इस्तेमाल करें, ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करें, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जितना हो सके। AC का ओवर यूज़ भी ना करें, लिमिट करें AC का ओवर यूज़। AC ओवर यूज़ से भी हीट बढ़ती ही है, कम नहीं होती। ठीक है। फिर अपने आसपास अगर आप कैपेबल हैं तो ट्रीज़ को प्लांट करें। सस्टेनेबल कूलिंग सोल्यूशन के लिए एनकरेज करें लोगों को, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग कूलिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। जैसे छत पे किस तरह से आप कूलिंग के लिए क्या कर सकते हैं इंडिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, उसको लेकर आप बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अर्बन प्लानिंग जो गवर्नमेंट करे, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस देना और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना। ये तीनों जब चीज़ें साथ होंगी तब जाकर हम हीट रेजिस्टेंट या फिर हीट रेजिलियंट सिटीज़ बना पाएंगे, तभी जाकर हम हीट रेजिलियंट सिटीज़ बना पाएंगे। अब हीट जो है एक कॉमन बात हो गई है, इसमें कोई नई बात नहीं रही, क्योंकि हर साल ही हमको ये देखने को मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ओकेजनल चीज़ है, रैकरिंग क्लाइमेट चैलेंज हो गया है हमारे लिए। ये रैकरिंग क्लाइमेट चैलेंज है हीट वेव, तो इसको लेकर प्रिपरेशन होना, प्लानिंग होना जरूरी हो गया है। इंडिया के पास सफिशेंट पावर कैपेसिटी है, मगर मैनेज करना डिमांड को और अर्बन हीट को, ये इंडिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। आई होप आपको यहाँ पर हीट वेव के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमने कुछ समय पहले एलिनो की बात की थी। सुपर एलिनो हमको देखने को मिल सकता है इस साल, जिसकी वजह से हीट और जो टेम्परेचर है और भी इंक्रीज होगा। वो भी यहाँ पर हीट वेव में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी हीट वेव की और उससे संबंधित पूरे इशूज़ को हमने डिटेल में समझा। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।